किसान भाइयों नमस्कार। आज के कृषि समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में खुलेगा अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। गांवों में बायोमेट्रिक प्रणाली से किया जाएगा राशन का वितरण। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खोले जाएंगे नए कोल्ड स्टोरेज। और राजधानी लखनऊ के गरीब ग्रामीण परिवारों को दिए जाएंगे आवासीय ज़मीनों के पट्टे। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार फिलीपींस के सहयोग से उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने की तैयारी कर रही है। फिलीपींस स्थित IRRI के निदेशक की अगुवाई में बनारस आई टीम ने संस्थान के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण करने के बाद इस प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। दक्षिण एशिया के इस सबसे बड़े शोध केंद्र की स्थापना पर करीब 1.5 अरब रुपए खर्च होने की उम्मीद है। चावल की नई किस्में और खेती की नई तकनीक से भारत सहित नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत कई अविकसित और विकासशील देशों में एक नई चावल क्रांति का आगाज होगा। भारत सरकार और फिलीपींस के बीच हुए समझौते के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में फिलीपींस के बाद दूसरे इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए वाराणसी इलाहाबाद हाईवे पर स्थित चांदपुर में चल रहे राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र के कैंपस को चुना गया है। अगले 3 महीने में चावल पर शोध शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर ने बताया कि बनारस में खुलने वाले इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधुनिक प्रयोगशाला में वैज्ञानिक चावल की सभी पुरानी प्रजातियों को मिलाकर अनेकों नई उन्नत किस्में विकसित करेंगे, जिसके चलते भविष्य में शुगर मुक्त, मोटापा कम करने वाले और उम्र को बढ़ाने वाले चावलों का उत्पादन भी हो सकेगा। यहाँ पर किसानों को आधुनिक कृषि की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बनारस स्थित BHU के वैज्ञानिक भी इस प्रोजेक्ट में अपना सक्रिय सहयोग देंगे। साथ ही चावल की आधुनिक प्रजातियों से भविष्य में किसानों को और अधिक फायदा होगा। प्रदेश में जल्द ही खाद्य और रसद विभाग शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर ग्रामीण अंचलों में भी बायोमेट्रिक प्रणाली से राशन वितरण शुरू करेगा। इस प्रणाली से वितरण शुरू होने से राशन डीलरों के साथ साथ ग्रामीणों को भी काफ़ी सहूलियत होगी। इसके अलावा कार्ड धारकों को निर्धारित मूल्य व समय पर राशन उपलब्ध हो सकेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए पिछले साल खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन की दुकानों पर बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने का फैसला किया था, जिसे प्रदेश के आगरा और फिरोजाबाद शहर से लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लगभग 80,000 से ज़्यादा राशन की दुकानें हैं, जिनमें 13,200 दुकानें शहरी क्षेत्र में और 66,000 से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में हैं। सरकार वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे हर ग्रामीण, गरीब और किसान को इसका उचित लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 27 जिलों में आलू भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर खोलने की योजना बनाई है। प्रदेश के 27 जिलों के 58 ब्लॉक में नए कोल्ड स्टोर खोले जाएंगे। यह ऐसे ब्लॉक होंगे जहां एक भी कोल्ड स्टोर नहीं है और आलू का उत्पादन भी अधिक होता है। सरकार ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। कोल्ड स्टोर निर्माण के लिए केंद्र सरकार प्रति मीट्रिक टन 8,000 रुपये के हिसाब से अधिकतम 5,000 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोर को अनुदान देगी। इसके अलावा 15% अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार देगी। इस तरह अधिकतम 5,000 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोर को केंद्र सरकार 4 करोड़ रुपए और राज्य सरकार 60 लाख रुपए देगी। कोल्ड स्टोर के निर्माण के लिए उद्यान निदेशालय के स्तर पर एक कमेटी गठित की जाएगी। इसके प्रस्तावों का निरीक्षण और परीक्षण कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक राज्य स्तरीय कार्यपरिषद करेगी। स्वीकृति मिलने के बाद 1 साल के भीतर कोल्ड स्टोर का निर्माण करवाना होगा। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। अभी तक जिन किसानों को आलू भंडारण के लिए अपने घरों से दूर जाना पड़ता था, इन स्टोरों के बन जाने से उन्हें काफ़ी सहूलियत होगी और उनका धन व समय दोनों बचेंगे। राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी ने इस साल के अंत तक आर्थिक रूप से कमज़ोर ग्रामीण परिवारों को आवासीय ज़मीनों के पट्टे जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिले के सभी 8 ब्लॉकों में कुल 350 परिवार चिन्हित किए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी तहसील व SDM को सौंपी गई है। कृषि भूमि, मत्स्य पालन और कुम्हारी कला का फायदा भी पात्र परिवारों को दिया जाएगा। ADM वित्त एवं राजस्व ने शुक्रवार को बताया कि राजस्व परिषद द्वारा हर साल इन चारों योजनाओं के लिए जिले को लक्ष्य आवंटित किया जाता है। जिन परिवारों के पास ना ही ज़मीन है, ना ही रहने के लिए कोई पक्का मकान है, उन्हें 1.25 बिस्वा के आवासीय पट्टे दिए जाएंगे। इसके लिए संबंधित परिवारों को ग्राम सभा की ज़मीन चिन्हित करने के लिए सदर, बख्शी का तालाब, मोहनलालगंज, मलिहाबाद और सरोजनी नगर के SDM को निर्देशित कर दिया गया है। योजना का लक्ष्य 350 परिवारों को दिया जाएगा। इसी तरह 26 हेक्टेयर ज़मीन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 300 गरीब किसानों को कृषि भूमि के पट्टे के रूप में दी जाएगी। मछली पालन के लिए तालाबों की नीलामी होगी। इसके लिए 41 हेक्टेयर ज़मीन चिन्हित की जा चुकी है। कुम्हारी कला के लिए भी 20 स्थानों का चयन किया गया है।
एसडीएम आपूर्ति के मुताबिक इन चारों कामों का सत्यापन संबंधित तहसील के राजस्व कर्मी करेंगे। ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पढ़कर सुनाया जाएगा। आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद पात्र परिवारों को पट्टे आवंटित किए जाएंगे। अगर सत्यापन या किसी दबाव के कारण अपात्रों को योजना का हिस्सा बनाया गया तो इसकी जिम्मेदारी राजस्व कर्मी के साथ ही तहसील के अधिकारियों की होगी। ग्रामीण अंचलों में रहने वाले किसानों और ग्रामीणों ने सरकार की इस योजना का स्वागत किया है। प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र सितंबर माह के पहले सप्ताह से दिए जाएंगे। मुख्य सचिव के अनुसार एनआईसी ने 1 अगस्त तक जिलों के वैलिडेटेड डाटा उपलब्ध करा दिया है। 8 अगस्त तक जिला स्तरीय समिति को सत्यापन पूरा करने का काम दिया गया था, जिसको कर लिया गया है। 9 से 12 अगस्त तक किसानों का सत्यापित डाटा पोर्टल पर सफलतापूर्वक फीड कर दिया गया है। उधर जिला स्तरीय समितियों ने भी किसानों की लिस्ट को 15 अगस्त तक डिजिटली लॉक कर दिया है। मुख्य सचिव ने धनराशि आवंटन के सवाल पर बताया कि कृषि विभाग 16 से 20 अगस्त तक बैंकों को धनराशि उपलब्ध करा देगा, जिसके बाद बैंक सितंबर के प्रथम सप्ताह से किसानों को योजना का लाभ देना शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि भारत नेट प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया को गति देने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने प्रदेश के गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना की प्रोग्रेस पर संतोष जताते हुए सरकार की तरफ से लोगों के लिए सुविधाजनक योजनाएं बनाने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई बैंकिंग आदि का रास्ता साफ होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को इस प्रोजेक्ट में पूरी दिलचस्पी दिखाने को कहा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से गांव, गरीब और किसानों को काफ़ी फायदा होगा, साथ ही साथ उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी कम समय में मिल सकेगा। किसान भाइयों, अब आइए नज़र डालते हैं प्रदेश की मंडियों के कुछ ताज़ा मंडी भावों पर। चावल। लखनऊ में चावल 2270 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 2250 रुपये, उन्नाव में 2200 रुपये, हरदोई में 2400 रुपये और फैज़ाबाद में चावल 2220 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। गेहूं लखनऊ में 1625 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 1550 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव में 1600 रुपये प्रति क्विंटल और हरदोई में 1580 रुपये प्रति क्विंटल, तो फैज़ाबाद में गेहूं 1585 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आलू का भाव विभिन्न मंडियों में इस प्रकार रहा। लखनऊ में 600 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 525 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव में 550 रुपये प्रति क्विंटल, हरदोई में 650 रुपये प्रति क्विंटल और फैज़ाबाद में 600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 3900 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 4250 रुपये, उन्नाव में 4000 रुपये, हरदोई में 4100 रुपये और फैज़ाबाद में 4600 रुपये रहा। प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1900 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 2450 रुपये, उन्नाव में 2150 रुपये, हरदोई में 2200 रुपये और फैज़ाबाद में 2300 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया, एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया।
क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि उत्पादन अगर अधिक चाहिए तो रखो ध्यान प्रबंधन का, और बड़ा ही अद्भुत, बड़ा निराला है विज्ञान प्रबंधन का। खेती किसानी में प्रबंधन की बड़ी आवश्यकता होती है। चाहे कोई भी फसल हो, प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं खरीफ की सब्जियों में एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के कीट विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर उमेश चंद्र जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन, इसका अभिप्राय क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया। ये सबसे आवश्यक ये है कि हम अभी क्या करते हैं कि अपना सीधे हम कीट को नियंत्रित कर लेते हैं जी। नियंत्रण में क्या होता है कि हम सीधे कोई इंसेक्टिसाइड या कुछ डाल देते हैं, इसीलिए प्रबंधन की बात आती है। एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन का मतलब है जो भी हमारे संसाधन, जो भी विधियाँ और तकनीक उपलब्ध हैं, उन सबको इस तरह से उसका प्रयोग हम करें कि हमारी फसल पे लगने वाले कीट या रोग जो भी लग रहे हैं उनको हम बचा भी लें और हमारा वातावरण भी प्रदूषित होने से बचा रहे, हमारा आर्थिक नुकसान भी ज़्यादा ना होने पाए, अधिक लागत भी न आए। इस तरह से हमारी जो फसल को अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए और सुरक्षित हमारे जितने मित्र कीट इनको सब बचाने के लिए ही हम एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन का एक नाम दिया गया कि हम इस तरह से करें कि हमारी फसल को किसी भी तरह से नुकसान ना होने पाए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन क्या है जी। लेकिन इस प्रबंधन के अंतर्गत कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है? प्रबंधन के अंतर्गत इसमें कुछ कंपोनेंट्स इसके हैं, इसके जो है जिसमें कि हम कई चीज़ों को साथ में लेकर के चलते हैं। इसमें सबसे पहले होता है कि हम तैयारी करें कि हमको आईपीएम के अंतर्गत हम काम करेंगे और अपनी फसल को अच्छे से मतलब कि बचा करके उत्पादन अच्छा लेंगे। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि हमको एक चयन करना पड़ेगा कि किस बीज का हम बुआई करेंगे, बीज का उत्पादन अच्छा हो, ऐसे बीज का चुनाव करेंगे और उस बीज को जो है बीज शोधित करने के बाद ही बुआई करेंगे। उसमें जो निश्चित रूप से जो हमारा रिकमेंडेशन है, मतलब जो संस्तुति है कि कितने दूरी पे बोया जाए, कितने पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी क्या होनी चाहिए, कितना उर्वरक खाद देना चाहिए, ये आवश्यक है उसके लिए। और इसके साथ साथ आगे हम और भी इसमें क्रियाएं हैं, जैसे कि हम उसको ट्रैप क्रॉप के रूप में ट्रैप क्रॉप भी लगाते हैं, अलग अलग फसलों में है जो ये फसल ऐसा करता है जिससे कि हमारी फसल में जो भी मुख्य फसल है उसको छोड़कर पहले दूसरी ऐसी फसल होती है जो उसको कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इस तरह से करने के बाद इसमें हमारे अलग हैं जैसे कि फिजिकल, मैकेनिकल, अलग अलग तरीके से, मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं जिसके हम कीड़ों को पकड़ के भी मारने की उसमें तकनीक है। और फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत जिसमें हम कीड़ों के माध्यम से ही कीड़ों को मारते हैं, ये बहुत ही अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग है। जैसे हम क्या करते हैं कि अपनी जो भी फसल लिए, जब वीड भी है मतलब कि खरपतवार अगर खेत में नहीं रहेगा, निश्चित दूरी पे बुआई हुई रहेगी और जितना संभव उतनी आप खाद उर्वरक का प्रयोग किए रहेंगे तो हमारा एक तो जो भी कीट वहाँ पे रहते हैं, जो भी कीड़े रहते हैं नुकसान करने वाले, वो जब हमारी फसल का उत्पादन मतलब कि जो हमारे फलियां लग गई या उसमें ऐसी अवस्था आ गई जिसमें कि कीड़े हमारा नुकसान पहुंचाते हैं, उसके पहले उनको रहने के लिए हमारी जो खरपतवार है ये सहयोग करते हैं या कुछ और भी पौधे वहाँ होते हैं जिनको आसपास या मेड़ों पर भी नहीं रहने देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको ध्यान देना है कि जो भी हमारे जैसे ट्राइकोग्रामा है, ट्राइकोग्रामा एक ऐसा पैरास्टॉइड है, एक ऐसा इंसेक्ट है जो हमारे जितने भी सूंडी के तरीके से कीड़े नुकसान करते हैं, जिसमें होता है ना कि इसमें छेद कर दिया या फिर इसको खा लिया, तो इस तरह
जो सूंडी के कैटरपिलर उसको हम बोलते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं, उन सभी को नियंत्रित करने के लिए ट्राइकोग्रामा का हम प्रयोग करते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात और हम जानना चाहते हैं कि जैसे कहा जाता है कि भाई अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरी सब्जियां आप अधिक प्रयोग करनी चाहिए। जी। लेकिन अगर हम अपनी सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करते हैं तो ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी हानिकारक है। तो ऐसी दृष्टि से प्रबंधन हम किस तरह से करें कि स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहे और उस पर हमारा कुप्रभाव कीटनाशकों आदि का न पड़े? जी, ये सबसे अधिक सब्जी में ही हमारा जो कीटनाशक प्रयोग किया जाता है और जिसको हम सीधे अपने किचन में ले जा करके इसका उपभोग करते हैं और इससे बचना चाहिए। इसी के लिए हम IPM की बात आवश्यक होती है कि एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के माध्यम से यदि हम इसका नियंत्रण करते हैं तो निश्चित रूप से हमको रासायनिक दवाइयों पर कम से कम या नहीं भी प्रयोग करना हो सकता, नहीं करना पड़े यदि सही तरीके से करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, किसान भाई ये भी सोचते हैं कि अगर हम कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी फसल को तो बहुत हानि होगी, तो कैसे हम फिर उसकी भरपाई कर पाएंगे? एक तो न जानकारी की वजह से ऐसी स्थिति होती है, लोगों का अवधारणा बनी हुई है कि हम अगर रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा जो है कि उत्पादन अच्छा नहीं हो पाएगा। कई जगह हमने विजिट में देखा भी है कि लोग जबरदस्ती, कोई भी कीट नहीं लगा हुआ फिर भी उसमें रासायनिक कीट का प्रयोग बार बार किए जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए फेरोमोन ट्रैप है और ट्रैप को जो भी हमारा जो इसमें नेचुरल एनिमीज़ हैं इनको भी लैब में हम तैयार करके वहाँ फील्ड में ले जाकर पहुँचाते हैं, उसके माध्यम से कर सकते हैं। हमारा जितने भी पौधों मतलब कि पादप आधारित जो हमारा कीट नियंत्रण मतलब नियंत्रक है, जैसे कि नीम पे है, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट है, इसका हम प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा इसका असर मिलता है उस पर। पादप रसायनों का भी रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ हमारे जैसे बायो एजेंट्स भी हैं और बायो के रूप में हम BT का प्रयोग करते हैं। अलग अलग इंसेक्ट के लिए अलग अलग तरीके से प्रयोग करके अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। कुछ और सावधानियां भी हैं, कैसे अलग अलग फसलों में क्या क्या चीज़ें हम उसमें प्रयोग करके कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि इस मौसम की बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस समय कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनमें कीटों के लगने की संभावना है, उनका नियंत्रण हम कैसे करेंगे? अभी देखिए, इस समय आपको कुछ मुख्य फसल में इसमें जैसे आपकी बैगन है, टमाटर है, भिंडी और कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं। हाँ, लौकी है, तोरई। हाँ, कद्दू वर्गीय में लौकी, तोरई और कद्दू खुद इसमें ये सब सारी सब्जियां हैं जिसमें अलग अलग कुछ ही मुख्य कीट हैं जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान होता है। जैसे कद्दू वर्गीय अगर हम सब्जियों की बात करें, चलिए कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करेंगे तो इसमें सबसे अधिक जो है नुकसान पहुंचाने के लिए इसमें केवल एक लगता फल मक्खी जी लगने के लिए। इसमें एक तो सफ़ेद मक्खी भी लगती है। सफ़ेद मक्खी से क्या होता है कि नुकसान इतना होता है कि ये रस को चूसती है, पौधे के तने से रस को चूस करके उसको नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरा काम करते हैं कि ये कीट मतलब कि रोग को फैलाने का काम करती हैं, मतलब कि रोगवाहक का काम करते हैं। तो इसके लिए हमको नियंत्रण करने के लिए सबसे ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि हम ट्रैप लगा लें। स्टिकी ट्रैप के रूप में आता है जिसको हम एक कागज़ का ट्रैप होता है जिसमें ट्रांसपेरेंट ये क्या कहते हैं कि ग्रीस लगा सकते हैं। अच्छा। या फिर आप इसमें जो है बने बनाए ट्रैप भी आते हैं, इसको आप लगा देंगे तो उस पर जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट जैसिड्स और ये सफ़ेद मक्खी है वो आपकर उस पर चिपक जाएंगी। तो जो इससे फैलने वाला सबसे नुकसानदायक इसका जो कीट होता है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ने की वजह से क्या होता है कि उसका उत्पादन भी प्रभावित होता है, जिसको लीफ कर्ल डिजीज बोलते हैं। ये जब तक हम इस इंसेक्ट को नहीं नियंत्रित करेंगे तब तक वो हमारा नियंत्रण नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें इसका आपको NSK जिसमें कि निबौली का जो बीज होता है उसका सत निकाल करके 5% का सत जो है इसको घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। बहुत लोग रसायन पे ही सीधे सीधे पहुंचते तो उसके लिए डाईमेथोएट आता है 30% का, जिसका जो है रसायनों का प्रयोग तो अंतिम विकल्प के रूप में लेना चाहिए, अंतिम विकल्प में करें। लेकिन देखने बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं कि जो हमारे किसान भाई बहुत सारे जानकार भी होते हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं सीधे सीधे दुकान से ही जाते हैं, पूछ लेते हैं कि हमारी ये समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो मैं बहुत जगह देखने को मिलता है कि गलत दवाइयों का प्रयोग करते हैं जिससे
दूसरे कीट भी जो हमारे प्रमुख कीट नहीं, वो भी कल को कभी न कभी प्रमुख कीट के रूप में आ जाते हैं जी। तो इससे बचना चाहिए। मित्र कीट भी हमारे मित्र को भी कीट नष्ट हो जाते हैं। इससे कभी भी जो चीज प्रयोग करें तो किसी भी वैज्ञानिक या जो भी उससे जानकार हैं उनसे पूछने के बाद ही प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, आपने जैसे सफेद मक्खी पर नियंत्रण की बात बताई, फल मक्खी पर नियंत्रण किस तरह से? जी, फल मक्खी का बहुत अच्छा इसका नियंत्रण है। ऐसे तो लोग किसी भी इंसेक्टिसाइड का ना प्रयोग करें तो भी उसका बहुत बढ़िया नियंत्रित कर सकते हैं। जिसमें हम एक तो पहचान के लिए जान लें कि फल मक्खी में पौधे जिस फल में लगता है ये फल वहाँ से सिकुड़ने लगता है, टेढ़ा हो जाएगा। जैसे आप खीरा देख लीजिए, कद्दू देख लीजिए, ककड़ी देख लीजिए, इन सब में क्या है, और तरोई देख लीजिए, इसमें क्या सिकुड़ने लगता है और बाद में देखेंगे उसमें कुछ अलग पदार्थ उसमें निकलना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें पूरा विकास भी नहीं हो पाता, विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है जी। और फिर वो देखने में सुंदर भी नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से आपको पता चले कि इसमें फल मक्खी लगी हुई है। तो कैसे नियंत्रण? इसके नियंत्रण के लिए किसी भी इंसेक्टिसाइड का न प्रयोग करें। निश्चित रूप से आप चाहें तो नीम सीड का जो है सत मैंने अभी बताया आपको, उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा बहुत अच्छा इसका है मिथाइल यूजनाल। मिथाइल यूजनाल ऐसा एक अट्रैक्टेंट है, मतलब कि आकर्षित करने वाला एक वो है रसायन है, जिसको हम जगह जगह खेतों में रख करके, जैसे हम दिखा मतलब कि ट्रांसपेरेंट ग्लास का जार ले लें, मतलब या तो फिर प्लास्टिक का भी ले लें, और ऐसा जार लें जिसमें चौड़े मुंह वाला जार लेकर के 2 लीटर क्षमता का हो, जिसमें 1 लीटर पानी भरें और 2 ml कोई भी क्विक नॉकडाउन इंसेक्टिसाइड जैसे डाइक्लोरवास या मैलाथियान का 2 ml कोई दोनों में से कोई भी एक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करके उसमें 1.5 मिथाइल यूजनाल डाल करके आप खेत में अपने प्रति हेक्टेयर 8 से 10 जगहों पर रख देते हैं, तो देखेंगे कि जितने भी उसमें से नर फल मक्खी है वो सारे एकत्रित होकर के उस जार में आपको दिखाई देंगे। और ऐसा करके आप देखिए जैसे जार भर जाता है तो आप 10-15 दिन के बाद उसको पानी बदल करके दूसरा फिर सोल्यूशन बना करके इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आपको रसायन तो छिड़कना भी नहीं पड़ा और नियंत्रण भी हो गया है, बस इसको पहले से शुरू कर देना फल लगने से पहले। एक और भी तरीका है, चाहें तो आप इसको और लंबा और ज़्यादा टाइम तक प्रयोग करने के लिए पानी की बोतल आती है जिसमें आप पीने के पानी बाजारों में मिलता है, जिसमें रिंग बना हुआ चारों तरफ ऊपर बना हुआ होता है, ऐसे बोतल को लेकर के आधे से काट लें और नीचे की तरफ से काट करके और दोबारा फिर उसको उस रिंग पे चढ़ा दीजिए। और फिर ढक्कन की तरफ क्या करेंगे, 3 तरह से काट करके उसमें एक छिद्र बना दें कि द्वार बना दें, जिससे कि उसमें फल जो मक्खियां हैं अंदर आने लायक हो जाए। और ढक्कन की तरफ एक धागा लगा करके उसमें एक तैयार करना होता है जो प्लाई मिलती है बाजार में। इसका एक प्लाई का टुकड़ा जो है इसका 2.5 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई में काट करके इसको 6.4.1 मतलब कि 6 एथेनॉल और 4 जो है मिथाइल यूजनाल और 1 इंसेक्टिसाइड जिसमें डाइक्लोरवास या मैलाथियान मैंने बताया, इसका घोल बना करके ग्लास जार में 1 सप्ताह तक 7 डेज तक आप उस प्लाईवुड को उसमें डिप कर दीजिए। इसके बाद अगर इसको आप उसमें लटका देंगे जगह जगह खेतों में, किसी भी जगह में जो भी फल मक्खियाँ बहुत जगह लगती हैं, आपकी फलों में भी सब्जियों में भी लगती हैं, तो ये 3 महीने तक इसका असर रहता है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से हम एकीकृत नासी जीव प्रबंधन कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।